नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 1 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो एनालिसिस है वह यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। आज दोनों ही न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं जिनमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिले, मगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है जो पहला, वह इंग्लैंड तक क्यों पहुंचा सांप्रदायिक तनाव। ठीक है, सांप्रदायिकता आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आर्टिकल के अंदर को उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके अंदर इंग्लैंड के एक शहर का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर हाल ही के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके प्रति यानी लोगों की नारेबाजी हुई थी, और उसी नारेबाजी से उपजी हुई एक सांप्रदायिकता की बात इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, भी किस प्रकार से भी दिनों दिन सांप्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है, यानी जो जहाँ सांप्रदायिकता भारत में थी अभी वह धीरे धीरे वैश्विक तौर पर उस सांप्रदायिकता यानी बढ़ती जा रही है। क्या कहता है इसमें, जैसे जो यहाँ जो हमारा दे रखा है, जो इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है लेस्टर, उसमें क्या कुछ भ्रामक कह सकते हैं भी कुछ प्रकार के जो इंटरनेट मीडिया का जो कहता रहता है, यानी सबसे पहले क्या हुआ था इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है भी सबसे पहले जैसे नारेबाजी हुई, उसके बाद में कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया भी इंटरनेट पर इस चीज़ की मुहिम चला दी भी। ये जो तत्व है कहीं न कहीं जो मुसलमान विरोधी या किसी सांप्रदायिक विरोधी फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है भी लोगों के बीच में एक भ्रामकता उत्पन्न हो गई, और कुछ लोगों को कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया भी जो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भी किस प्रकार से जो हमारी जो सांप्रदायिकता है वह दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो सांप्रदायिकता क्या है और क्या हमारे अंदर संवैधानिक प्रावधान है उसके भी हम इसके जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के बारे में देखते हैं। जो सांप्रदायिकता जो अवधारणा है, सांप्रदायिकता एक विचारधारा के अनुसार कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त अपनी अवधार्मिक समुदाय की विभाजित होता है। यानी सांप्रदायिकता यानी जब जहाँ हम अपने धार्मिक हित देखने पसंद करते हैं या देखने लगते हैं तो उस वक्त में हमें सांप्रदायिकता की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम केवल अपने हित देखते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता से तात्पर्य उन संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज अथवा राष्ट्र के व्यापक हित के विरुद्ध व्यक्ति को केवल एक व्यक्तिगत धर्म के हित को प्रोत्साहन करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना के महत्व देते हैं। बस इसी के अंदर यही बात कही कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत धर्म के प्रति ज़्यादा आकर्षित या ज़्यादा हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो एक प्रकार से कट्टर होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है एक सांप्रदायिकता की भावना दिनों दिन उसमें क्या होती है, बनती चली जाती है। ठीक है, एक समुदाय या धर्म के लोग द्वारा दूसरे समुदाय के धर्म के विरुद्ध किए गए जो शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी दूसरे धर्म के तहत जो कुछ प्रकार के जो शत्रुता टाइप व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता का आधार बनाकर राजनीतिक हितों को पूर्ति की जाती है। कहीं न कहीं इसके अंदर कह सकते हैं जो सांप्रदायिकता को जो राजनीतिक हित भी इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा के विषय के परिणाम में के रूप में सांप्रदायिकता की हिंसाई घटनाएं घटने शुरू होती है। ठीक है, इसी का परिणाम हम कह सकते हैं, पर ये कितनी बात सत्य है इसको हम सभी जानते हैं। ठीक है, बाकी इस पे हम और भी विचार कर सकते हैं। सांप्रदायिकता के नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है, नकारात्मक पक्ष में हम देखते हैं भी खान का कितना यह मानवता को प्रभाव होता है या किस प्रकार से मान्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिकता का ऐसा है भी कोई विश्वास है अपनी धार्मिक जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए कुछ प्रकार के इस प्रकार के कृत्य करते हैं, साथ ही साथ अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए कुछ इस प्रकार के कृत्य करते हैं। मगर जो अति कट्टरता होती है, जो अति आस्था होती है, वह कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का एक संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, यानी एक प्रकार से जो हिंसक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक व आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है। जो हमने देख लिया कहीं कहीं जो सामाजिक यानी समाज को एक साथ लाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ जो आर्थिक यानी लोगों को जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको एक संप्रदाय में इकट्ठे करके उनका आर्थिक विकास करना भी कहीं कहीं आसान होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष की हम बात करें तो विचारधारा को देखते हुए अपने सामूहिक अलग धर्म की पहचान पर जोर देते हैं, जिससे कि दूसरे समूहों के हित नजरअंदाज करते हैं, यानी जो अपने हित ज़्यादा देखते हैं और दूसरों के हित कम देखते हैं।
ठीक है। सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें अपने संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, जब हम भारतीय संविधान की ऐसा प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यानी समाज में हम एकता बनाने की भी बात करते हैं, और साथ में देश की एकता अखंडता और यानी हम कहते हैं बंधुता बढ़ाने की भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये मौलिक कर्तव्य भी है भी हम लोगों के बीच में आर्थिक यानी कहीं न कहीं जो हमारे बीच में जो सामाजिक भावना उसको क्या करें, बढ़ावा दें। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बताई गई है भी समान हम कहते हैं भी लोगों को साथ लेकर चले, और जो समाज है यानी जो राज्य है वह धर्मनिरपेक्ष रहे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ संवैधानिक प्रावधान भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा हिंदू से आर्टिकल है, और ऐसा ही एक दूसरा आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वह है दैनिक जागरण से संबंधित है। ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं बुजुर्गों से संबंधित है। इसमें क्या है, अभी आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को यूएन ने विश्व बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज दोनों ही न्यूज़पेपर में बढ़िया आर्टिकल्स आए हैं, वह हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर तो ज़्यादातर यूज किया गया है जो भारत के अंदर जो बढ़ती उम्र के साथ जो आंखों की प्रॉब्लम्स के क्रिएट होती है तो उनके बारे में इसमें आर्टिकल में जिक्र किया है। मगर जो अंत में स्टार्टिंग में जो कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है, किस प्रकार से आने वाले समय में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वहीं दैनिक जागरण के अंदर बुजुर्गों के अनुभवों के बारे में बात किया गया है भी, जहाँ हमें सोचने समझने की जो ताकत है वह दिमाग की होती है, मगर उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये हमें कौन बताता है, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है, ये जो हमारा अनुभव बताता है। और अनुभव किन के पास है, अनुभव हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास इस बात का अनुभव है। ठीक है, तो करते हैं आर्टिकल की शुरुआत। आर्टिकल में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के जो स्वस्थ उम्र बढ़ने की यानी जो स्वस्थ उम्र बढ़ने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों के संगठन के लिए को प्रोत्साहन करने के लिए 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने किया था, ये संयुक्त राष्ट्र ने। किसकी ओर, जो बढ़ती उम्र की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हम अपनी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए या उनको उसकी ओर आकर्षित करने देंगे, ताकि बुजुर्गों का समय रहते पर हम ख्याल रख पाएँ, या जो आने वाली जो बुजुर्गों को जो जिस समस्या से वे ग्रसित है उन पे और अधिक ध्यान आकर्षित हो, इस बारे में इन्होंने 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस के रूप में भी मनाया है। ठीक है, आगे कहता है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट का क्या नाम है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह किसके द्वारा, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा भी आने वाले दशकों में वैश्विक जनसंख्या का पैटर्न में बदलाव का अनुमान है। बदलाव का अनुमान कैसे, तो इस रिपोर्ट में इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में जो बुजुर्गों की संख्या है वह तादाद बढ़ेगी, क्योंकि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह कहीं न कहीं हमारी जो जनसंख्या है उसको स्थिर कर रही है। स्थिर का मतलब ऐसे भी, जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देखा था जिसके अंदर हमने देखा था भी जो हमने जो एक लक्ष्य रखा है, जो यानी जो नई जन्म दर है वह हमने 2 पॉइंट जो यानी G1 का जो लक्ष्य रखा है उससे भी हमारा कम आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं भी जो किसी न किसी जो जनसंख्या को स्थिर कर दे, यानी जो जितनी संख्या है उतनी को प्रतिस्थापित करते, तो उसकी दर से भी कम आ रही है। तो आने वाले समय ऐसा होगा भी लोग कहेंगे भी जो नई पीढ़ी होगी वह बहुत ही कम मात्रा में होगी, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी संख्या अधिक होगी। और हम जानते हैं जो बुजुर्ग है या 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, या उनको हम आश्रित जनसंख्या बोलते हैं। आश्रित जनसंख्या का अभिप्राय है वह कार्यरत जनसंख्या नहीं होती है। ठीक है, तो वह क्या करती है वह यानी दूसरों पे या युवा पीढ़ी पर आश्रित होती है या सरकार पे आश्रित होती है। जिस प्रकार से हम बच्चों को देखभाल के लिए उन पे हमें खर्च करना पड़ता है, या जिस जो अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार से बुजुर्ग है वह सरकार वह अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, जिसमें पेंशन जैसी स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई गई है ताकि कुछ निजात पाई जा सके। ठीक है, आगे कहा भी जैसा कि विश्व जन्म दर में स्थिर और सिकुड़ रही है, अभी यही हमने देखा है जिस प्रकार से वर्तमान में जो जनसंख्या है या तो वह स्थिर हो रही है या वह सिकुड़ रही है, यानी कम हो रही है। ठीक है, तो वर्ष 2050 तक दुगनी आबादी का लगभग 16%, 65% वर्ष की उम्र आयु के लोगों को होने की उम्मीद है। यानी इसमें कहा गया है भी यानी आने वाले वर्ष में 16% लोग ऐसे होंगे जो 65 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। ठीक है, तो 16% आबादी हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो कहाँ हमारी कार्यरत आबादी नहीं होगी। उसके हिसाब से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वह भी होंगे, कुछ बेरोजगार भी होंगे। तो इस प्रकार से जो आबादी है वह और ज़्यादा बढ़ रही होगी और कार्यरत जनसंख्या हमारी कम होगी। ठीक है, तो भारत दुनिया में आने वाले समय में हम जानते हैं भी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा,
और ऐसी स्थिति में अगर भारत की जो जनसंख्या है वह ज़्यादा मात्रा में बुजुर्ग है, तो भारत में कार्यरत जनसंख्या कम है, तो इससे क्या होगा, भारत पर बोझ और अधिक पड़ेगा। ठीक है, जिससे एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग के रूप में भी शामिल है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, हम देखते हैं जो बुजुर्ग हैं उनके साथ ही साथ उसके अंदर हम जो कुछ स्वास्थ्य संबंधित भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर एक रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें कहा वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से आने वाली जो 2050 तक जो लगभग 9 अरब के आसपास जनसंख्या हो जाएगी, तो उसमें क्या है भी तब तक 65 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों की संख्या जो 5 वर्ष की आयु है उससे 2 गुनी हो जाएगी। यानी जितने 5 वर्ष के व्यक्ति होंगे या बच्चे होंगे उनसे दुगनी हमारी उनकी जो 65 वर्षीय आयु के बच्चे यानी जो व्यक्ति हैं उनकी आयु होगी। तो हम देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास आश्रित जनसंख्या की और कार्यरत जनसंख्या हमारी दिनों दिन कम होगी। साथ ही साथ जो हम देखते हैं भी कुछ समस्या भी होती है बुजुर्गों के साथ, वह डिस्कस करते हैं भी। सबसे पहले जो इस आर्टिकल के अंदर जो जिक्र किया गया, जो नेत्र को कह सकते हैं जो आंखों के जो स्वास्थ्य है उसको केंद्र में रखते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा भी जो नेत्र देखभाल सेवा वितरण विशेष रूप से बुजुर्गों के साथ संपर्क का पहला बिंदु होता है। हम कह सकते हैं जो जो दृष्टिहीनता होती है या दृष्टि को कम देखने जैसी बीमारियां होती हैं, तो वह सबसे बुजुर्गों में सबसे पहले वह देखने को हमें मिलती है और स्वास्थ्य निगरानी योजना बनाने में भी मदद करती है। यह किस प्रकार का जो आंकड़ा हमें मिलता है नेत्र से संबंधित, तो उससे हम कार्यरत यानी एक प्रकार नीतिगत योजना बनाने में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इस जो नेत्र बिंदु से संबंधित कितनों को हम इससे आंकड़ा इकट्ठा करके हम देख सकते हैं कितने लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उस प्रकार से और बीमारी से भी ग्रसित हो सकते, इससे हम एक प्रकार से निगरानी रख सकते हैं और एक नियोजित योजना बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या भी जो और बुजुर्गों की देखभाल का भविष्य का भविष्य दीर्घकालिक है। यानी जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए हमें जो वर्तमान से ही हमें क्या करना होगा, आज से ही हमें क्या करना होगा, योजनाएं बनानी होगी। यानी आज की पीढ़ी में जो लोग हैं, जो आने वाले समय में जो बुजुर्ग की अवस्था में होंगे, तो कुछ इस प्रकार की उनके पास योजनाएं चलाई जानी चाहिए भी वह एक सक्षम हो अपने कार्य में। ठीक है, वह एक आश्रित जनसंख्या के रूप में हमें देखने को मिले। ठीक है, अगर आश्रित हो भी तो कहीं ना कहीं सरकार पर इतना बोझ ना हो भी जिस प्रकार से हम देखते हैं, कहीं न कहीं वह कार्यरत भी हो, अपने अनुभव का इस्तेमाल भी वह करना जानते हो। ठीक है, व्यापक और एकीकृत भी होना चाहिए। यानी साथ ही साथ हमें दीर्घकालीन के साथ व्यापक यानी बड़ा भी होना चाहिए और एकीकृत भी होना चाहिए। हमें एक सार्वभौमिक यानी पूरे विश्व के अंदर कुछ इस प्रकार की स्कीम चले जो पूरे बुजुर्गों को एक साथ में कवर करती हो। ठीक है, साथ ही साथ प्राथमिक देखभाल जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य संबंधित जो बढ़ती चली जाती है समस्याएं, जिसमें हम देखते हैं बुजुर्गों के अंदर जैसे टीबी जैसी बीमारी है, वह बुजुर्गों को ज़्यादा ग्रसित करती है। साथ ही साथ उसके साथ जो समय के साथ साथ हमें जो कानों की जो प्रॉब्लम है यानी सुनना हमें कम हो जाता है। साथ ही साथ जो दिखना कम हो जाता है, जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन ही किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ भी स्वास्थ्य की और समस्याएं होती है, जैसे भूख न लगना, उसके वजह से और ज़्यादा भयंकर यानी और बीमारियों को भी हम कह सकते हैं जन्म देती हैं वह बीमारियाँ। तो इस प्रकार की जो अनेक समस्याएं होती हैं, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य संबंधी जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो उपकरण जो यूज होते हैं, जिसके अंदर जैसे सुनने की मशीन है, देखने के लिए चश्मा है, चलने के लिए छड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बुजुर्गों को अनेक इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ ही साथ उनका जो शरीर है वह भी कहीं ज़्यादा अधिक संवेदनशील हो जाता है। छोटे से छोटे मौसम परिवर्तन के अंदर भी वह इन चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, उसमें वह भी बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार के जो नए नए जो हम कह सकते हैं जो इम्यून सिस्टम भी उनकी कमज़ोर हो जाता है, जो बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं, तो हमें क्या हुआ भी इस प्रकार की जो एक तैयारी करनी होगी ताकि हम उनको एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, और प्राथमिक देखभाल यानी जल्दी से हमें यानी इलाज मिले। हल्की सी अगर हमें बीमार हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल इतने होने चाहिए या पास में हॉस्पिटल होने चाहिए जो प्राथमिक इलाज दें। ठीक है, तो हम इससे निपट सकते हैं ताकि क्या यह सुलभ हो सके और सभी प्रकार के सामाजिक व आर्थिक यानी वास्तविकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी जिस प्रकार से अब जो बुजुर्गों के प्रति लोगों का व्यवहार बनता जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं भी जो युवा पीढ़ी है वह यानी बुजुर्गों को अपने पर बोझ समझकर कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रम में यानी पहुंचाती है या वहाँ पर उनका जो
यानी वहाँ पर रखना पसंद करती है। तो इस प्रकार की जो वास्तविकता है, यानी इस प्रकार की जो आर्थिक सामाजिक जो जो परिवार को जो इकट्ठा रखने की जो भावनाएं हैं, वह भी हमें क्या करना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने वित्तीय स्थिति के मजबूत देखभाल से वंचित न किया जाए। ये भी हमने वैसे देख लिया कि किसी भी बुजुर्ग को इस स्थिति में हो भी वह अपनी वित्तीय स्थिति में कम से कम कमजोर ना हो, तो कुछ हमें एक सार्वजनिक तौर पर जो पेंशन चलाएंगे वह कुछ इतनी धनराशि हो भी वह अपना गुजारा अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो आज के टाइम में जो जिन इंसानों ने मेहनत की है, समय आने वाले समय में अगर बुजुर्ग होते हैं तो उन्होंने जो पिछले जो भारत को बनाने में या उस देश को बनाने में उतनी मेहनत की होती है, क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था में काफ़ी उन्होंने योगदान दिया होता है और सरकार को उन्होंने समय समय पर कर भी अदायगी की होती है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है भी वह उनका समय रहते उनका देखभाल करे। ठीक है, साथ ही साथ परिवार की भी यह जिम्मेवारी होती है वे उनकी समय के साथ साथ देखभाल करें। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, भी बुजुर्ग व्यक्ति को ये हमने देख ही लिया। आगे क्या भी हमें बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक इस तरह की स्वास्थ्य और सुखल भविष्य को सक्षम करने की दिशा में व्यापक नेत्र प्रशिक्षण का पहला कदम हो सकता है। ये हमने देख लिया। अभी जो नेत्र हम कह सकते हैं, अभी जो एक सार्वजनिक तौर पर जो आंखों की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलावे जी, जो एक हमारे पहला कदम इसकी तरफ हो सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जो भी कहीं के बुजुर्गों से ही संबंधित है। ठीक है, जो जिस प्रकार से क्या जो आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बुजुर्गों समाज में बुजुर्गों की दशा दुशा सुधारने के यानी दशा और दिशा सुधारने के में सहायक सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। यानी जिस प्रकार के हमने जो कार्यक्रम आज तक की हैं, क्या वह सच में जो वृद्धों में कुछ सकारात्मक परिणाम लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें ये हमने देख लिया उस आर्टिकल में, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी का जो मानसिकता बदलती जा रही है बुजुर्गों के प्रति, उसको भी यानी परिवर्तन करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। साथ ही वृद्धजनों को लेकर बिगड़ रही स्थिति सुधारने को के लिए भी आवश्यक है, और परिवार में भी यानी परिवार में भी जो कहीं ना कहीं जो समरसता यानी जो समानता की भावना, यानी जो हम कह सकते हैं जो एकता की भावना लाने की भी क्या है, ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो नए भावनात्मक जो पहलू है उनको भी जागरूक करने की क्या है, हमें आवश्यकता है। यानी बुजुर्गों के प्रति उनकी भावना को जगाना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं भी बुजुर्गों के साथ जिस प्रकार के जो क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि वह हम देखते हैं भी शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनके प्रति जिस प्रकार से इनके साथ कृत्य होते हैं या जिनके ऊपर आपराधिक कृतियाँ होती हैं, उनको लूट लेना, उनसे चोरी कर लेना, यानी इस प्रकार के कृत्य हो, तो पुलिस का भी इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ताकि उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ठीक है, साथ ही इस आर्टिकल के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी का भी एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है भी तिलक जी ने एक बार कहा था भी तुम्हें कब क्या करना है, इसके लिए हमें बुद्धि का काम करना है। यानी कि हमें क्या काम करना है, इसके लिए किसकी ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। मगर उस काम को करना कैसे है, इसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होगी, और वह अनुभव किन के पास है, वह अनुभव हमारे बुजुर्ग लोगों के पास है। ठीक है, तो ये आर्टिकल या तो आप इस कोट को भी कर सकते हैं कभी, अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आए, यानी आपके ऐसे के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ उस प्रकार की जो पेंशन की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वृद्ध योजना है, पेंशन जो प्रधानमंत्री ग्राम यानी जो पेंशन योजना है, तो इनका एग्जाम्पल देके आप ऐसे या क्वेश्चन का भी लिख सकते हैं, ताकि आपका आंसर और बेहतर होगा। साथ ही साथ आप बाल गंगाधर तिलक जी के ये कोट भी इसके अंदर दे सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है औरों से थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर जो हाल ही में जो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने कहा है भी जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हम उस पर कुछ काफ़ी मात्रा में आर्थिक रूप से यानी काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी हमें उस प्रकार का जो परिणाम इसके अंदर क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये ऐसी एक आर्टिकल है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं भारत की लगभग 43% जनसंख्या गंगा नदी के घाटी के पर स्थित है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हम अतीत में भी देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह भी कहीं न कहीं नदी के किनारे बसी हुई थी, और वर्तमान में भी जो जनसंख्या का घनत्व हम सबसे अधिक देखते हैं, तो वो नदी के पास में ही देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा भी जो गंगा नदी घाटी है उसके किनारों पर लगभग देश की 43% जनसंख्या बसी हुई है। ऐसे में अगर गंगा स्वच्छ नहीं है, तो 43% लोगों के स्वास्थ्य पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो 43% लोग हैं या जो फैक्ट्री हैं, वह भी इसको प्रदूषित करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, उत्तरदायी हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर यह है भी यह सब काम है सम्मिलित प्रयास है। आगे इसके आर्टिकल के अंदर क्या कहा है भी जनसंख्या में अनियोजन और औद्योगिकरण और असंसाधन और कृषि प्रथाओं के कारण गंगा में व इसके सहायक नदियों में भी प्रदूषण तत्व उल्लेखनीय है। जिस प्रकार से हम औद्योगिकरण देश का हो रहा है, जिस प्रकार के शहरों का अनियोजन तौर पर विकास हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं नदियों के प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
यानी हो सकता क्या भी है ही है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से जो औद्योगिक या फैक्ट्रियां हैं वह पानी को यानी अच्छी तरह प्रदूषित प्रदूषित पानी को स्वच्छ करके नदियों में नहीं बहाती है, सीधा का सीधा बहा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो पानी है वह और अधिक मात्रा में प्रदूषित होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी जो कि बताती थी भी किस प्रकार से गंगा को स्वच्छ किया जाए। ठीक है, इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य अभी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे 13 शहरों में 35 सौर जो सोवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, यानी जो 13 शहरों में ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। ठीक है, आगे है इसके जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भी जो नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए अब तक कितना 15,064 रुपये, सॉरी 15,074 रुपये खर्च किए जा सकेगा प्रस्ताव है। ठीक है, तो उसका हमें कभी जो सकारात्मक परिणाम या जिस प्रकार का जैसे हमें रिजल्ट की आवश्यकता थी ऐसा रिजल्ट अभी हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, साथ ही इसके अंदर कहा गया अभी जो 28,854 करोड़ की योजना थी। ठीक है, कुल कितनी योजनाएं थी उसमें 315 योजना थी, जिसमें से 330 योजनाएं ऐसे जो पूर्ण हो चुकी है। मगर जो आज के टाइम में अगर हम देखें तो गंगा के जो स्वास्थ्य है उसके गंगा नदी के स्वास्थ्य पर या जो पानी के उसके ऊपर उसका प्रभाव इस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो आगे कारण बताया गया है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कुछ कारण बताए गए, कारण के अभी जल में घुले हुए औद्योगिक अवशिष्ट नदियों में बहा देते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो प्लास्टिक का कचरा बहा देते हैं, कूड़ा करकट बहला देते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। लोग कूड़ा सीधा का सीधा क्या करते हैं नदी में डाल देते हैं, वह भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो हमारी राष्ट्रीय ग्रीन जो हरित ट्रिब्यूनल है, उसने भी इस बात की आकांक्षा जाहिर की है भी जो किस प्रकार से भी जो स्वच्छ गंगा परियोजना होने के बाद भी 50% पानी अभी भी क्या है गंदा है। ठीक है, जो ऐसा पानी है जो ट्रीटमेंट करके या उसको शुद्ध करके उसके अंदर नहीं डाला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो हमें कहीं न कहीं जो सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं। ठीक है, आर्टिकल जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो कहीं न कहीं जो हमारी नदियों को दूषित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं, तो हमें क्या करना है उन प्रथा को भी सुदृढ़ता के साथ अपने को सही के सही हम एक नियोजित तौर पर उन प्रथाओं को अपनाना होगा ताकि हमारा जल प्रदूषण भी कहीं न कहीं कम हो सके। ठीक है, साथ ही साथ आगे इसके अंदर एक आगे भी राह में आने वाले बाधाएं, अब बाधाएं कौन कौन सी आ रही है इसके अंदर कहा गया भी उत्तर प्रदेश में गंगा के आसपास जो चमड़े के जो उद्योग थे उनको क्या किया गया, बंद किया गया है ताकि पानी को बचाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो क्लीन गंगा मिशन में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। ठीक है, और उसके साथ जो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं बहुत मुख्य कारण है। जहाँ तक भी हम कहते हैं भी एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं भी अगर 100 रुपये किसी के लिए हम किसी योजना को देते हैं भी उसको करेंगे, उसमें से हम कहते हैं भी कम से कम अगर 30 पैसे रुपये भी या 50 रुपये भी अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। और जिस प्रकार से कार्य की स्थिरता भी दिखते हैं, जितने उत्साह के साथ लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है उससे कम होती है। ठीक है, यही एक आर्टिकल था और एक इस छोटा सा आर्टिकल इसी के साथ है जिसके में सभी सहभागिता की जो मिलेगी सफलता। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं गंगा नदी से संबंधित है। इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल का जिस प्रकार से कोविड के अंदर लॉकडाउन लगा था तो जो नदियाँ थी वह स्वतः क्या हो गए थे, अपने आप को उन्होंने यानी स्वस्थ कर लिया था। ठीक है, मगर जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति सही हुई तो लोगों ने फिर उसके अंदर क्या प्रदूषण करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ भी जो नदियाँ स्वच्छ हुई थी वह दोबारा का प्रदूषित हो गई। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए भी कहा गया भी जो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता की जरूरत है, केवल सरकार या केंद्रीय एजेंसियां ही कार्य न करें। साथ ही साथ जो प्रत्येक नागरिक जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक हम इस प्रकार की योजना का या इस प्रकार की जो स्वच्छता को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं जो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया भी हमें जो हमारी जो नदियाँ हैं उनको भी संरक्षण करना है। ठीक है, ये बस बाकी सारा कुछ इसी के अंदर किया गया। इसके अंदर कहा गया भी जो 5 नदियाँ हैं, जो गंगा नदी है उसके सारे 5 राज्य लगते हैं और साथ ही साथ जो उसके साथ की जो सहायक नदियां हैं जिसमें यमुना है, ठीक है, कोसी है, सोन नदी है, ठीक है, या फिर बेतवा नदी है, तो ये सहायक नदियां हैं। तो इनके किनारों पर भी राज्य बसे हैं या शहर बसे हैं, वहाँ से भी प्रदूषण आ रहा है।
जो उसकी सहायक नदियाँ भी क्या हो प्रदूषण हो रही है गंगा की। तो कहीं ना कहीं हमें उन राज्यों को और उस सबको साथ मिलकर कार्य करना होगा और प्रत्येक नागरिक को जागरूकता फैलानी होगी। साथ में इसके अंदर एक फैक्ट दिया हुआ भी, जो भारत में जो गंगा नदी के तट पर 5 राज्य बसे हुए हैं, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जो गंगा नदी के तट पर हैं। तो 45% है जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और वह कहीं ना कहीं पीने योग्य पानी इसी से इस्तेमाल करते हैं। तो किस प्रकार से हम देखते हैं भी इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।